नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए है। छात्रों, बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर जो पेपर सेकंड है यूनिट थर्ड के अंदर अपन एक्सीलेटर्स पढ़ रहे हैं और इसके बारे में मैं दो एक्सीलेटर्स आपको पहले बता चुका हूँ। एक तो लीनियर एक्सीलेटर और एक साइक्लोट्रॉन। उसी संदर्भ में अपन एक नया तीसरा एक्सीलेटर अपन पढ़ेंगे यहाँ, जिसको अपन सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के रूप में कहते हैं। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में एक डी होती है, जैसे कि यहाँ आप चित्र देख रहे हो, और एक मैग्नेट फील्ड लगाने के लिए मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी रहती हैं। इस सिंगल डी यहाँ पे अपन सिंगल डी काम में लेते हैं, जबकि साइक्लोट्रॉन में अपन ने दो डी काम में ली थी, डी वही D1 और D2। यहाँ अगर आप देखो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए जो मैग्नेट काम में ली गई हैं, इस मैग्नेट के अंदर जो B=15,000 गाउस की मैग्नेटिक फील्ड ये उत्पन्न कर सकती हैं, और इसका जो वेट है वो होता है करीब 4,000 टन के आसपास। तो और 15 किलो वोल्ट इसमें प्रत्यावर्ती विद्युत विभव लगाया जाता है, और एक तरह से आवर्ती मॉड्यूलेट शक्ति स्रोत कहलाता है। इस सिंक्रो साइक्लोट्रॉन से अपन जो है ना प्रोटॉन 350 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और ड्यूट्रॉन 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, अल्फा पार्टिकल 400 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अपन प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रोटॉनों को प्राप्त किया जाता है छात्रों, तो 23 मेगाहर्ट्ज से लेके 15.6 मेगाहर्ट्ज तक की आवर्ती को मॉड्यूलेट किया जाता है। इसी तरह जब अल्फ़ा पार्टिकल को अपन प्राप्त करते हैं, तो उसकी 400 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फ़ा पार्टिकल प्राप्त करने के लिए इनकी एनर्जी 11.5 मेगाहर्ट्ज से लेके 9.8 मेगाहर्ट्ज तक के बीच वेरिएशन या मॉड्यूलेशन किया जाता है फ्रीक्वेंसी का। उस अवस्था के अंदर अपने को इतनी हाई एनर्जी के अल्फ़ा पार्टिकल प्राप्त होते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सबसे पहले इस तरह के आवर्ती मॉड्यूलेट साइक्लोट्रॉन को उपयोग में लाया गया था, जिसको अपन सिंक्रो साइक्लोट्रॉन भी कह रहे हैं। और इस सिंक्रो साइक्लोट्रॉन की जो चित्र है या जो बनावट है, वो जैसे चित्र एक में मैंने आपको बताई है, इस तरह से होता ही है, जिसमें एक सिंगल डी, इस सिंगल डी में जब भी कोई पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स इसमें अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा, तो वह त्वरित होता है, उस पर त्वरण लगता है, और इससे त्वरण लगने से उस पर बल लगता है, और इससे बल लगने से उसका वेग बढ़ता है, उससे उसकी एनर्जी बढ़ती है। और लगभग अपन देखें कि अनुमानित तो जैसे ऊपर बताए गए हैं, इतनी एनर्जी के पार्टिकल प्राप्त करने के लिए करीब 50,000 चक्कर के आसपास ये इसके अंदर निकल जाते हैं इसके। तो इस डायग्राम के अंदर अगर अपन इससे इक्वेशंस निकालने की कोशिश करें, तो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर या प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवर्ती जो कि परिवर्तित होती है, उसका समीकरण 1 के द्वारा अपन बता सकते हैं, जिसमें और जितने भी जो वैल्यूज़ हैं जो जैसे साइक्लोट्रॉन में अपन ने निकाली थी, उसी हिसाब से इसको यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। आयन की जो कोणीय आवर्ती है, जिसका कि अपन जानते हैं ω=QB/m के द्वारा अपन बता सकते हैं, जो कि समीकरण 2 है, जहाँ ओमेगा जो है वो कोणीय आवर्ती को शो कर रही है, और जिसका मान अपन QB/mc² मतलब c² से ऊपर नीचे गुणा करके निकाल सकते हैं। mc² टोटल एनर्जी आ जाती है इनकी पार्टिकल्स की, और टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और दूसरी दो तरह की एनर्जी विराम ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से मिलकर बनती है। इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी का मान कैपिटल E=K+m0c² के द्वारा अपन बता सकते हैं। ओमेगा का मान चूँकि अपन जानते हैं 2πf होता है, इससे फ्रीक्वेंसी f का मान निकाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ जो f का मान निकाला है अपन ने समीकरण 3 के द्वारा, इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। साइक्लोट्रॉन के अंदर अपन ने एक इक्वेशन निकाल ली थी छात्रों, जिसका कि मान था R=mv/QB। यहाँ अगर mv/QB इसको अगर अपन चेंज करके लिखना चाहें, तो इसको अपन लिख सकते हैं PC/QBCC से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और mv जो है ये संवेग को बताता है, इसको अपन ने p बता दिया, और PC का मान अपन जो है E² - m002 C4 लिख सकते हैं अपन। और यहाँ इससे R की वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ E का मान K+m0c² का मान लिख के अगर इसको सॉल्व करें, तो अपने को एक इक्वेशन नंबर 4 मिलती है, जो कि अपने को R को बताती है।
यहाँ अगर अपन देखें कि ऑन इंक्रीजिंग के देन आर इज़ आल्सो इंक्रीज, कि आर का मान जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से जो है के को इंक्रीज़ करेंगे तो अपन इस फिगर से अपन कह सकते हैं कि आर का मान भी इंक्रीज हो सकता है। आयन का पथ, चूँकि आर का मान लगातार इंक्रीज होगा तो इससे अपन कह सकते हैं कि जो आयन का पथ है वो लगातार सर्पिलाकार बनता चला जाएगा, और एक अवस्था में जब अपने को मैक्सिमम रेडियस का पार्टिकल मिल जाता है, तो यहाँ अपन इस डायग्राम को दोबारा बता रहा हूँ मैं, जिसमें चुंबकीय विक्षेपक और स्थिर विद्युत विक्षेपक लगा के उसको विक्षेपित करके इन आयनों को एक स्फुटों के ब्रस्ट्स के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है। एक गुच्छों के रूप में ये निर्गत आयन पुंज अपने को बाहर मिलते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन से अपन ये कह सकते हैं कि सिंकोसाइक्लोट्रॉन में डी पर आरोपित प्रत्यावर्ती विभव, विद्युत विभव की आवृत्ति को आयन की आवृत्ति से है अनुनादित रखा जाता है। सिंकोसाइक्लोट्रॉन की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इन विशेषताओं में अपन पहले ये कह सकते हैं केवल एक ही डी का इसमें उपयोग किया जाता है 2D की जगह, जहाँ साइक्लोट्रॉन में 2D काम में लेते हैं। अल्प वोल्टेज की इसमें आवश्यकता होती है और उच्च आवृत्ति की अधिक दक्षता इसमें काम आ सकती है। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य अंतराल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चुंबकीय ध्रुवों का आकार इस प्रकार से इसमें होता है कि केंद्र से बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटे, जिससे कि चुंबकीय फोकसर अपने को प्राप्त हो। लेकिन इन कुछ विशेषताओं के साथ साथ सिंकोसाइक्लोट्रॉन की कुछ कमियां भी हैं, और इन कमियों में नंबर 1 कणों का निर्गम जो आउटपुट में अपने को पार्टिकल्स मिलते हैं वे गुच्छों के रूप में, ब्रस्ट के रूप में या स्फुटों के रूप में अपने को प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं किया जा सकता सिंकोसाइक्लोट्रॉन का, और इसके अंदर एक समय में केवल कुछ कणों को ही त्वरित किया जा सकता है। तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन के अंदर कला स्थायित्व को अगर अपन समझाने की कोशिश करें तो कला स्थायित्व को चित्र 2 के अनुसार अपन डिफाइन कर सकते हैं और समझा सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे साइक्लोट्रॉन के अंदर कला स्थायित्व प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार से अपन यहाँ पे भी इसका कला स्थायित्व को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक ग्राफ खींचा गया है, और ये ग्राफ जो डीओ के मध्य जो आरोपित विभव है उसके और बिटवीन टाइम इंटरवल्स के बीच में खींचा गया है। इस ग्राफ के बारे में वैक्सलर तथा मैकलिंग नामक जो 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने काफ़ी डिस्कस किया और कला स्थायित्व को समझाने की कोशिश की। इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि अवयवों की कुछ कला स्थायी की जाती है इसमें, जिसमें और उन स्थायी कक्षाओं के अंदर जो है ना जो आयन्स हैं वो गति करते हैं और उनके एनर्जी में वृद्धि होती है। जब डी के मध्य आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवर्ती आयन के वृत्ताकार पथ में गति की आवर्ती से अनुनादी होती है, तो इस अवस्था में कुछ पथों के लिए कला स्थायित्व रहती है, और इसे अपन चित्र 2 की सहायता से अपन समझा सकते हैं। जब डी पर विभव शून्य होता है तो इस अवस्था में गैप को पार करने वाले कण शून्य कला वाले कण कहलाते हैं, और ये 0, 2 पाई 4 पाई के संगत वाले आयन होंगे। ये अपनी कक्षा में कांस्टेंट आवृत्ति से चक्कर लगाते रहते हैं और इनकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, न तो वो वृद्धि होती है न ही कमी होती है। लेकिन अगर वो आयन जो कि डी के मध्य के अंतराल को T1 समय पर प्राप्त करते हैं, आप अगर डायग्राम देखोगे बच्चों तो T1 समय के ऊपर देखें तो विभव पॉजिटिव होता है, और इस समय पे जब पार करते हैं तो इनकी कला जो है तो वो धनात्मक होती है, क्योंकि इस समय आरोपित विभव को धनात्मक बताया गया है। इनकी ऊर्जा में तथा वेग में वृद्धि होती है, और आवर्ती का मान F=qB/4πm0/√1 - v² c² के अनुसार वो जो है कम हो जाती है, कम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इस कारण यह ऊर्जा अगले चक्र में ये ऊर्जा अगले चक्र के अंदर जो है इसको अपन सेट कर सकते हैं, और अगले चक्र में चूँकि ऊर्जा में जब जैसे ही कमी होगी तो अगले चक्र में ये पार्टिकल ज़्यादा समय लेता है, जिसको कि T2 समय बताया गया है, और उसके बाद उसके अगले चक्र में देखेंगे तो और भी ज़्यादा समय लेगा पहुंचने में, शून्य कलावस्था में पहुंचने में, और ये T3 समय लेगा।
तो इस तरह से इसकी ऊर्जाओं को डिफाइन किया जा सकता है। जब उपरोक्त ऋण आवेशित स्थित इस तरह से करते हुए जब वो एक शून्य कला पे हो जाएगा तो एक अधिक ऊर्जा के साथ वो उसके अंदर कांस्टेंट चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन अगर वो ऋणात्मक कला स्थित कला में पहुंचता है तब इसके वेग ऊर्जा में कमी के कारण इसकी आवृत्ति F बढ़ जाएगी। ऐसा होने पर ये पुनः वापस शून्य कला की ओर कक्षा में चले जाएंगे। अर्थात आयनों के शून्य कला मतलब θ0 के इर्द गिर्द कला दोलन होते रहेंगे और आयन एक स्थायी संतुलित कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे। और यही हम कला स्थायित्व के सिद्धांत में बताते हैं। चुंबकीय छेद B में वृद्धि करके या D के मध्य आरोपित विद्युत विभव की आवृत्ति में कमी करके या दोनों करके आयनों की कला में परिवर्तन या विस्तार किया जा सकता है और इस प्रकार आयनों की ऊर्जा में वृद्धि की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक या लेक्चर के अंदर आपको नए एक्सीलरेटर के बारे में अपन चर्चा करेंगे और उसके अंदर अपन बात करेंगे।